बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। ईरान और अमेरिका के तनाज़े की वजह से दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के साए मंडला रहे हैं। सारी दुनिया की नजरें इस पर लगी हैं कि आखिर आगे क्या होने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस नाजुक सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जहां अमरीकी और बरतानवी मंदोबीन ने एक बार फिर ईरान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए संगीन नताइज की धमकियां दी, जबकि रूस, चीन, पाकिस्तान, डेनमार्क और यूनान ने कशीदगी से गुरेज और सिफारती हल पर जोर देकर अमरीकी जंगी जुनून को ठंडा करने की कोशिश की। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद को रुकवा दिया, जिसके बाद ईरान पर हमले का फैसला वक्ती तौर पर मौखर कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका की नजरें अब भी ईरान पर जमी हैं और जंग के हवाले से तमाम ऑप्शंस बदस्तूर मौजूद हैं। मतलब जंग की तैयारियों का अमल अभी रुका नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को जंग मौखर करने पर इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू ने राजी किया, जबकि मगरबी मीडिया सऊदी हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट करा है कि खलीजी इत्तेहादियों ने भी ट्रंप को कायल किया कि ईरान को एक और मौका दिया जाए। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी हुक्काम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले से खबरदार करते हुए कहा कि हमले से ईरानी हुकूमत को शदीद नुकसान ना हो, मगर जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। अब सदर ट्रंप ने किसके कहने पर जंग से यूटर्न लिया, इसका फैसला तारीख करेगी। फिलहाल ईरान में हालात बज़ाहिर मामूल पर आते दिखाई दे रहे हैं, जहां मुजाहिरीन ने मसाजिद मज़ारात को निशाना बनाया और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। अब न सड़कों पर फायरिंग की गूंज है, न मार धाड़ और जलाओ घेराव के मनाजिर। अब ईरानी हुकूमत ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को सख्त सजाएं देने और ईरानी अदलिया की तरफ से गिरफ्तार अफराद के तेज तरीन ट्रायल्स का फैसला किया गया है। अमरीकी इंसानी हकूक ग्रुप के मुताबिक एहतजाज के दौरान 2600 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। अब देखना यह कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। गो अमरीका और ईरान एक एक कदम पीछे हट गए हैं, मगर असल सवाल यही है कि क्या वाकई जंग का खतरा टल गया या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं। उसके साथ साथ मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरक़ वस्ता के अमूर के हवाले से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन साहब, सबसे पहले तो ईरान की मौजूदा सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है, और ये जो मुजाहिरे गुज़िश्ता 2 हफ्ते जारी रहे, अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, और क्या जो है वो तय पाया है इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से? जी, एहतजाज की अगर मैं बात करूं तो मंडे को जब मैसिव रैलीज हुई, एंटी राइटर रैलीज और प्रो गवर्नमेंट रैलीज, जो उसके बाद से कोई भी प्रोटेस्ट रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, ना तेहरान में ना ईरान के किसी दूसरे हिस्से में। ये आप कंफर्म कर सकते हैं। IRIB जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, उसको भी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई हैं कुछ पिछले 3 दिनों से। बाकी जहां तक बात करते हैं हम लोग ट्रंप साहब के बयानात की और ईरान की और अमेरिका की सिचुएशन की, देखें ट्रंप साहब के बयानात जो हैं वो बदलते रहते हैं। वो कहते बहुत सारी चीजें हैं, करते कुछ और हैं, तो कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि वो चाहते क्या हैं। बहरहाल ईरान ने अपने डिफेंसेस जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखे हुए हैं अभी तक, और वो तैयार हैं किसी भी एक्शन के लिए। जहां तक बात आती है मामला थमने की, बिल्कुल नजर आ रहा है कि मामला थम गया है, बट एट द सेम, क्योंकि ट्रंप साहब ने खुद भी कहा कि अब मैं अटैक नहीं करूंगा, बट एट द सेम टाइम ईरानी इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिछली दफा जब 12 दिन की जंग हुई थी तो उसमें भी आखिरी दिन तक, जब पहला अटैक हुआ उस दिन तक नेगोशिएशन जो है वो सीरियसली चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अभी मंसूर जाफर साहब, अब ये जो सिचुएशन सारी हमने देखी 2 हफ्ते जो ईरान के अंदर होता रहा, इससे आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ ईरान के अंदर? बात तो एहतजाज हुआ और वो सारा एहतजाज महंगाई के खिलाफ हुआ, लेकिन वो पुरतशद्दुद हुआ, और फिर ईरान का ये दावा कि बाहर से मुदाखलत की जाती रही इस तशद्दुद को फैलाने के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ईरानी अवाम के लिए क्या हुआ, और इस एहतजाज से आपको लगता है कि क्या मुस्तकबिल में कोई और एहतजाज भी जन्म ले सकता है? देखिए जी, ईरान के अंदर तो यकीनन दाखिली तौर पे जो इंतशार या खलफशार मौजूद था, वो इस वक्त हाईलाइट होके बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच गया है। और ईरान के अंदर यकीनन इसके हवाले से जो एक अवेयरनेस है वो मौजूद थी, और ये मल्टी फेसेट किस्म का आप कह लीजिए चैलेंज था ईरान के लिए, कि जिसमें महंगाई, इन्फ्लेशन, और उससे बढ़ के इस वक्त ईरान को बड़े पैमाने पे इस वक्त पानी की कमी का भी सामना है। और ख़ासतौर पर तेहरान जो है उसमें तो पिछले दिनों राशन बंदी तक की कैफियत जो है वो हो गई थी। लिहाजा वो दाखिली मसाइल के जो ईरान की इस वक्त जो रूलिंग जनता है, उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं ख़ित्ते के हवाले से, उसकी वजह से एग्रीवेट हो रहे थे। यकीनन इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन पाबंदियों का भी है, यूरोपीय और अमरीकी पाबंदियों का भी है, कि जो कई दहाइयों से ईरान पर आयद की जा चुकी हैं। और उसके नतीजे में ईरान एक रिसोर्सफुल कंट्री होने के बावजूद, कि जिसमें तेल और गैस जैसे नेमती ज़खायर मौजूद थे,
लेकिन क्योंकि उनके साथ बैंकिंग चैनल्स बंद थे, उनके साथ इसी अंदाज से जो ठीक है, लेकिन जॉन साहब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि जो तर्जुमान व्हाइट हाउस है वो कहते हैं कि 800 फांसियां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान के अंदर रुकवा दी। क्या ऐसी ही सिचुएशन रही और इसी को बुनियाद बनाकर मौखर किया गया ईरान पर हमला, ये अमेरिका का मौकफ है? देखिए, नथिंग हैज बीन कंफर्म। फांसियां पहले तो देखिए इतनी जल्दी यहाँ नहीं होती, एक पूरा जुडिशियल प्रोसेस है और उनकी जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ईरान इराक की जंग में जब 12 दिन की जंग में जो लोग पकड़े गए थे मोसाद के साथ काम करते हुए, उनको फांसियां अभी लगना शुरू हुई थी कुछ टाइम पहले और अभी तक चलती भी आ रहा है वो सिलसिला। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सच्चाई है कि यहाँ पे एकदम से 800 फांसियां एक दो दिन में हो रही थी। ये ऐसी चीजें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा हो सकती हैं ट्रम्प साहब की तरफ से, या शायद हो सकता है फेस सेविंग हो रही हो। बट एट द सेम टाइम ईरान को अगर फांसियां देनी होंगी तो आई डोंट थिंक कि उनकी जुडिशरी के साथ इंटरफेयर करना इतना आसान होगा। मंसूर जाफर साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब डायरेक्टली कहते रहे कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है वहाँ पर, इसलिए हम वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि नेतन्याहू भी मुखातिब होकर ईरानी अवाम से कहते रहे हैं। आपको लगता है सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका कहीं वो जो लोग मौजूद हैं जो महंगाई से तंग थे या दीगर पॉलिसीज़ की वजह से तंग थे, उनके अंदर नरम गोशा बनाने में कामयाब हुए होंगे? ये जो सारा सिचुएशन डेवलप हुई थी उसके अंदर जो बयानात उनकी जानिब से दिए गए थे। देखिए जी, ईरानी अवाम जो हैं उन्हें अमेरिका और इसराइल के जो अज़ाइम हैं और उनके जो ख्वाहिशात हैं उसका बखूबी अंदाज़ा है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है, चाहे वो सड़कों पर एहतजाज ही कर रहे हों, कि ये दोनों मुल्क जो हैं वो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के दरपे हैं और उनका वो प्रोजेक्ट जिसको वो मज़ाहमत का एक्सेस कहते हैं, यानी मज़ाहमत का महवर कहते हैं, उससे अमेरिका और ईरान जो है उनकी अमेरिका और इसराइल उसकी जान जाती है। तो लिहाजा कम से कम इन दोनों के बारे में ईरानी अवाम के अंदर तो कोई ऐसी विशफुल थिंकिंग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मुल्क के अंदर ख़ासतौर पे मफादात के हामिल तबकात मौजूद होते हैं और बिलखुसूस ईरान कोई एक्सेप्शन नहीं है। ईरान के अंदर भी कुछ ऐसी पॉकेट्स मौजूद हैं कि जो कि साबका जो शाह रजीम है उसकी बाकियात कही जा सकती हैं, या इस वक्त ख़ास तौर पे इन मुजाहिरों को अपनी फेवर में करने के लिए, इसके नताइज अपने फेवर में लेने के लिए अमेरिका ने भी यकीनन इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। और आपने देखा कि इस मुजाहिरे के हवाले से जो कम्युनिकेशन जो इस वक्त मीडिया के ज़रिए चीज़ें बाहर आ रही हैं उसमें इस बात का सबूत भी मिला है कि जिसमें मोसाद की इन्वॉल्वमेंट और ख़ास तौर पे अमरीकी आप कह सकते हैं एजेंटों की, अमेरिका के भर्ती किए हुए लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी कि जिसके बायस ये एहतजाज जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ और हुकूमत को ताकत का एक लिहाज से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा ताकि इन मुजाहिरों को कुचला जा सके। तो ईरान और इसराइल और अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि इस दाखिली बहरान को जो है वो अपने हक में मोड़ सके, लेकिन मुसीबत ये है कि इस वक्त रजीम चेंज का एजेंडा तो उनके ऑन कार्ड है, लेकिन उन्हें आज तक कोई आमद करदई मैसर नहीं आया कि जिसे वो ईरानियों के कंधों पर या उनके सरों पर सवार कर सके। एक शख्सियत जिसका नाम पहलवी खानदान के चश्मो चिराग के तौर पे सामने है, उसको बड़े तमतराक के साथ इंस्टॉल तो किया गया था, उसे बड़े तमतराक के साथ पूरे मीडिया के अंदर मिलियंस की जो रीच दिलवाई गई, उसके बातों को फैलाया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी जो ऑन ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट देखते हुए खुद उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ये बात दुनिया को बता दी कि पहलवी खानदान के जो चश्मा चिराग हैं वो ईरान के अंदर कोई मुतबादल क़यादत नहीं बन सकते। तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए वो जो एहतजाज का एक शोर व गौगा था वो आहिस्ता आहिस्ता खुद डाई डाउन भी होता गया, लेकिन उस सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ सलाम है सऊदी अरब को, कतर को, ओमान को, जिन्होंने अपनी एक प्रोएक्टिव बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका को ये बावर करवाया कि ईरान पर कोई भी यानी आप समझते हैं कि वो मशरक़ वस्ता के अंदर वो खुद इवन चेंजेस हो गई, जो कभी ईरान के खिलाफ चीजें जाती थी वो उनके हक में ही होगी और ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। लेकिन जॉन हुसैन साहब, हमने देखा कि वक्ती तौर पर 2 दिन पहले एयर स्पेस भी ईरान के अंदर बंद हुई। इस वक्त तमाम चीजें नॉर्मल हैं, सिचुएशन सब नॉर्मल चल रहा है ईरान में? जी, एयर स्पेस 2 घंटे के लिए बंद किया गया था और वो इसी वजह से किया गया था क्योंकि बताते ट्रम्प साहब कुछ और हैं और होता कुछ और है। पास में तो एटलीस्ट यही रहा है। तो ईरान ने इस दफा बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया अमेरिका की बात पे और अपने एयर डिफेंसेस जो है वो इंगेज रखे हुए हैं। अभी तक एयर स्पेस खुली भी है, लेकिन बहरहाल बेसिस जो हैं ईरान के मिलिट्री के वो हाई अलर्ट पे। रिगार्डलेस ऑफ दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैं। ईरानी लोकल एप्स चल रही हैं, फॉरेन कम्युनिकेशन थ्रू लैंडलाइन, डायरेक्ट लाइन
एक्टिवेट हो गई है। ग्लोबल इंटरनेट जो है उसके ऊपर अभी तक ब्लैकआउट चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अल जजीरा, TRT, रशिया टुडे, CGTN, अल मायदीन, ये सारे चैनल जो है वो यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। अब मंसूर साहब, सिचुएशन ये है कि हमने 2 दिन पहले ऐसी सिचुएशन भी देखी कि पूरी रात इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता रहा कि अब अमेरिका जो है वो अटैक करने लगा ईरान पर, अब उसने अपनी बहरी बेड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए ईरान के पास मूव करना शुरू कर दिए हैं और फिर ईरान की एयर स्पेस बंद हो गई। अब आप समझते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज हो गई है, या आपको लगता है कि एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है ये? अगर तो आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत का एनालिसिस करें, और ख़ास तौर पे पिछले साल जून के अंदर जब वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के हवाले से नेगोशिएशन कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि उन्होंने ईरान को 2 हफ्ते का टाइम दिया कि ईरान अपने इक़दामात के हवाले से 2 हफ्तों के अंदर अंदर ऐलान करे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने जा रहा। लेकिन आपने देखा कि फिर उनका सब्र का पैमाना खुद ही लबरेज हुआ और उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर ही अपने वो जो 2 हफ्तों की डेडलाइन थी उसे ख़त्म किया और ईरान पर अपने B-2 बॉम्बर भेज के उन्होंने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर बमबारी करा दी। तो अभी जो अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की है, उसे देखते हुए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तयक्कुन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ज़मीनी कराइन है, जो ज़मीनी डेवलपमेंट है, वो कम से कम यही सजेस्ट कर रही हैं कि अभी जो इमीडिएट हमला है, इमीडिएट कार्रवाई है, उसका खतरा किसी हद तक टल गया है, यानी इमीडिएट कार्रवाई का खतरा टल गया। जॉन हुसैन साहब, क्या ईरान जो अपनी सिचुएशन को तब्दील कर रहा है, या वो ये कह रहा है कि हम पहले अटैक कर सकते हैं अगर हमें कहीं से खतरा महसूस होता है कि हम पर अटैक हो रहा है, तो क्या ईरान इसके लिए जो प्रिपेयर्ड भी है और क्या हिकमत अमली रखता है, क्या नजर आता है? ऑफिशियली जो डिटरमिन नहीं की गई कि किस वक्त जो है वो इमिनेंट थ्रेट कंसिडर किया जाएगा और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया जाएगा। देखें, ये बड़ा ईरान फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस वक्त अमेरिका से और इजराइल से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिजीम चेंज जो 1953 से चला आ रहा है, मुसद्दिक साहब के दौर से चलता हुआ आ रहा है, और प्रोपागेंडा जो वेस्टर्न मीडिया ने इसके ऊपर फैलाया, तो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। ईरान की सॉवरेनिटी को बिल्कुल क्रिपल करने की कोशिश की गई है। वेनेजुएला के अंदर जाके एक प्रेसिडेंट को उठा के ले जाना, मतलब दिस इज द प्रेसिडेंट दैट अमेरिका इज सेटिंग, और ईरान बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ऐसी पोजीशन ईरान के अंदर आए या कि अमेरिका आके यहाँ पे धड़ल्ले से स्ट्राइक करे और ईरान कुछ भी ना करे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इमिनेंट थ्रेट फील हुआ तो ईरान रिएक्ट करेगा। बहरहाल उसकी रेड लाइन क्या है वो डिटरमिन नहीं वो है। अभी रेड लाइन डिटरमिन नहीं। लेकिन मंसूर साहब, आपको लगता है कि ईरान ने लॉक कर लिया होगा सिचुएशंस को कि अगर वो खतरा महसूस करता है या ये मालूम होता है कि अब उन पर अटैक हो गया या हो रहा है, तो फिर वो रिटेलिएट करेगा? और क्योंकि इस बार अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, तो फिर जो बेसिस है मशरिक़ वस्ता के अंदर वो अंडर थ्रेट है। इस वक्त ईरान की तरफ से जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल देखने को मिला, तो उस वक्त उन्होंने अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखने के हवाले से बात की थी, और उसमें इब्तदाई तौर पे क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं वो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका की मुख्तलिफ बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, वही हैं, क्योंकि उन मिलिट्री बेसिस के पास स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी तो है, वो हमला तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी हमले को रोकने के हवाले से वो सलाहियत नहीं रखते, और ख़ास तौर पे तादेर उस हमले को रोकने के हवाले। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज ईरान के लिए है, क्योंकि वो जो बेसिस हैं वो मुख्तलिफ अरब मुल्कों के अंदर हैं, और अरब जैसे बहरीन के अंदर उनका बहरी बेड़ा खड़ा है, तो ऐसी सूरत में उसका जो एक कोलेट्रल डैमेज है वो किस अंदाज से ईरान कंट्रोल करेगा, और ख़ास तौर पे उन मुल्कों के जिनकी मेज़बानी में वो बेसिस मौजूद हैं, उनकी नाराज़गी किस अंदाज से मोल लेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार उन अरब मुल्कों ने बहुत ही ज़ीरक अंदाज में अपना जो जिसे रेड लाइन जो है वो मुकर्रर कर रखी है, बता दिया है कि किसी हमले की सूरत में वो कम से कम अमेरिका और इसराइल को ये कांधा फराहम नहीं करेंगे कि जो ईरान की तबाही और बर्बादी पर मुंतज हो। तो मैं समझता हूँ ये एक आई ओपनर है। बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, यानी एक छोटी सी चिंगारी हमने देखा पिछले साल मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या सिचुएशन हुई, दोबारा वही डेवलप हो सकती है। जॉन हुसैन साहब, अब क्योंकि वहां पर जो एहतजाज हुए उसके बाद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और हुकूमत की जानिब से, ये ईरानी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए, उन लोगों के खिलाफ अब ट्रायल किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा? जिस तरह हमने देखा कि पिछले साल जो ईरान और इसराइल की जंग हुई थी, उसमें जिन लोगों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गद्दारी की या वो मोसाद के एजेंट रहे, उनको फांसियां दी गई हैं, क्या यही सिचुएशन यहाँ पर रखी जाएगी?
देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने पुलिस वालों को, मासूम लोगों को मारा, गर्दनें काटी लोगों की, जिंदा जलाया लोगों को, मस्जिदों को आग लगाई, मोसाद के साथ फौरन कोलैबोरेशन करके पूरा इंस्टिगेट किया ये प्लान, और इसके अंदर रेट फिक्स हुए हुए थे। मैं आपको बताऊं, डिफेंस मिनिस्टर नाज़ाद का बयान आया इस पे कि रेट्स फिक्स हुए हुए थे। 4,000 से $5,000 तक के बीच में मर्डर की जो है वो उसके आपको मर्डर पे मिलते थे। 1,500 से $2,000 आपको गाड़ियां जलाने में, बिल्डिंग जलाने में, बसेस जलाने में मिलते थे। हत्ता के $100 आपको मिलते थे अगर आप कोई हैरेसमेंट करें या इंस्टिगेट करें किसी के खिलाफ यहाँ पे। तो हर चीज का एक रेट सेट हुआ था, और ये बड़ी सीरियस सिक्योरिटी पोजीशन में ईरान इस वक्त था, क्योंकि यहाँ पे गन्स का तस्वुर नहीं है और क्लैशनकोफे लेके लोग बाहर आ गए थे। तो उनको फांसी देने का प्लान, जिनके ऊपर मर्डर का या ट्रीजन का चार्ज है, उनको फांसी देने का प्लान तो बिल्कुल ईरान के अंदर आई थिंक रहेगा, क्योंकि जुडिशरी ईरान की लार्जली इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट एक हद तक उसको कर सकती है, प्रोसिक्यूशन जो है उसको रोक सकती है एक हद तक केसेस ना फाइल करके, बट एट द सेम टाइम जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना, केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके साथ इन्फ्लुएंस करना बड़ा मुश्किल है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई आ जाए और नौजुबिल्ला को ये हरकतें करना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल जस्टिफाइड होगा कि अगर मासूम लोगों को कोई मार रहा है तो उसके साथ सख्त इकदाम उसके साथ उठाए जाए। ईरान भी यही करने की कोशिश कर रहा है, और इतनी जल्दी स्पीडी ट्रायल भी बिल्कुल बयान आया है चीफ जस्टिस का कि हम जल्दी करेंगे इसको, लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि आज या कल में फांसी दे देंगे। एक अपील प्रोसेस है, फेयर ट्रायल का प्रोसेस है, एविडेंस का, विटनेसिंग का, सारे जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी जो भी ईरानी कानून होंगे उस तमाम तो सूरत-ए-हाल को देखते हुए उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब और मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत में बिलाखिर 5 माह से बरकरार जमूर टूटता नजर आ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकज़ई को बाज़ाब्ता तौर पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुक़र्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन नैब और अबूरी सेटअप जैसी अहम तरीन रियासती तैनातियों पर मुशावरती अमल के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इस वक्त महमूद खान अचकज़ई ही इस अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं जो मुसलसल मुज़ाकरात की हिमायत और बानी पीटीआई की गारंटी देने की बात करते हैं। बानी पीटीआई खुद भी मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मुकम्मल मैंडेट दे चुके हैं। बात सिर्फ कौमी असम्बली तक महदूद नहीं रही, बल्कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी इस तब्दीली का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सेनेट में भी अलामा राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन पीर या मंगल तक जारी हो जाएगा, जो उनके बकौल मुत्तहिदा अपोजिशन की मजबूती के लिए नागुज़ीर है। ताहम इस तमाम मंजरनामे में एक हैरानकुन मोड़ जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा के इस दावे से आया कि महमूद खान अचकज़ई की इस ओहदे पर तकर्री दरअसल नवाज शरीफ के कहने पर हुई है। उनके मुताबिक अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था और नवाज शरीफ ने भी सियासी गुस्सा निकालने और मुस्तकबिल में किसी वसी तर मिसाक़े जमहूरियत की बुनियाद रखने के लिए इस इक़दाम की हिमायत की। राब्ता और मुफाहमत की इसी कड़ी को जोड़ते हुए पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल से एक निहायत अहम पैगाम दिया है कि सियासत में हमेशा मुज़ाहमत नहीं चलती, बल्कि आखिरकार मुफाहमत ही का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का तमाम तर इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को इसीलिए सौंपा है क्योंकि गुफ्तगू ही वो वाहिद रास्ता है जिससे मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल कर आगे ले जाया जा सकता है। यूं उमर अयूब की जगह महमूद खान अचकज़ई का सामने आना महज एक ओहदे की तब्दीली नहीं, बल्कि पसे पर्दा चलने वाली इस बड़ी सियासी बिसात का हिस्सा नजर आता है, जहां मुज़ाहमत की जगह मुफाहमत के दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम हालात और वाक़यात और बदलते हुए मंजरनामे पर अब ये आने वाला सियासी मुस्तकबिल दिखाएगा कि ये मामलात मुज़ाहमत या मुफाहमत की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।